वेलकम टू इजी मार्केटिंग। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बायर्स अपना जो डिसीजन मेकिंग है वो किस तरीके से करते हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसके 5 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले नीड रिकग्निशन है, यानी जो कस्टमर है, बायर है, उसे अपनी नीड का पता चलेगा उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरा है इंफॉर्मेशन सर्च, जो कि इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। वो उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं उनको सर्च करेगा। एवेलुएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स तीसरा स्टेप है, जिसमें मुख्तलिफ जो अवेलेबल ब्रांड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान कंपैरिजन करेगा। परचेज डिसीजन चौथा है, जिसमें वो किसी एक प्रोडक्ट या ब्रांड को फाइनलाइज करेगा और उसे ख़रीद लेगा। और उसके बाद उसका पोस्ट परचेज बिहेवियर है, यानी उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से उसको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई या उस कितनी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन मिली। अब इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है नीड रिकग्निशन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन बायर डिसीजन प्रोसेस। और इसमें क्या होता है जी, इन दिस स्टेप द बायर रिकग्नाइजेज अ नीड और रियलाइजेज दैट अ प्रोडक्ट और सर्विस दे रिक्वायर इज़ मिसिंग। यानी जो कस्टमर है उसको नीड आइडेंटिफिकेशन होती है कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ नहीं है या मेरे पास फ़लाँ प्रोडक्ट होनी चाहिए। They may recognize this need through self-exploration, suggestions from others और brand advertisements। ये जो उसको आइडेंटिफिकेशन होती है, ये कैसे पता चलता है उसे? बाज़ दफ़ा ख़ुद सोच के पता चलता है, किसी नीड के बारे में, डेफिशिएंसी के बारे में उसको आइडिया होता है। बाज़ दफ़ा हमारे जो दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कॉलीग्स हैं, कोई भी लोग हैं, वो उस तरफ तवज्जो दिला सकते हैं, यानी वो सजेस्ट कर सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और बाज़ दफ़ा ये हमें जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं, वहाँ से आइडिया होता है। इसकी एक मिसाल है कि आपको लैपटॉप चाहिए, आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह, आप स्टूडेंट हैं, असाइनमेंट्स बनाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो आपको एक अदद लैपटॉप की ज़रूरत है। दूसरा स्टेप जो है डेट इज़ इंफॉर्मेशन सर्च, एंड डैट मे बी इंटरनल व्हेन कस्टमर थिंक्स अबाउट अ सॉल्यूशन फॉर हिज नीड, और एक्सटर्नल व्हेन ही लुक्स फॉर द अवेलेबल प्रोडक्ट्स डैट कैन सेटिस्फाई हिज नीड। यानी उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले वो उनके बारे में सोचेगा। ये जो सोचना है उसकी इंटरनल सर्च है। और उसके बाद उसको वो मार्केट में, चाहे वो ऑनलाइन है या फिज़िकल मार्केट है, वहाँ पे सर्च करेगा। ये उसकी एक्सटर्नल सर्च कहलाएगी। और बाज़ दफ़ा जो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हम पहले इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी इस हवाले से हमें गाइड करता है। अगर हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा था तो हम उस ब्रांड को कंसिडर करेंगे दोबारा ख़रीदने के लिए, और अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो फिर हम उसे नेगलेक्ट करेंगे। एग्ज़ाम्पल है कि आप लैपटॉप ख़रीदना चाह रहे थे, अब आप ऑनलाइन या मार्केट में जाके मुख्तलिफ़ जो लैपटॉप्स हैं वो सर्च करते हैं। तीसरा जो स्टेप है इस प्रोसेस में वो एवेलुएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स कहलाता है, इन विच कस्टमर्स कंपेयर अवेलेबल प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। मुख्तलिफ जो ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आप उनको कंपेयर करते हैं, और ये जो कंपैरिजन है वो यूजुअली प्राइस की बेस पे, क्वालिटी, डिज़ाइन, फ़ीचर्स, उसकी यूज़फुल लाइफ, अवेलेबिलिटी, ईज़ ऑफ यूज़, कितना ज़्यादा जो है वो आपके स्टेटस को बेहतर करेगी वो चीज़, या किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए आप कितनी ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं, इन चीज़ों पे बेस करता है। एग्ज़ाम्पल वही है जी कि लैपटॉप ख़रीदना था, आपने मार्केट में जाके मुख्तलिफ़ ब्रांड्स जो है वो देखे, जो उसके लैपटॉप के ब्रांड्स थे, और उसको आपने प्राइस या दूसरे जो फ़ीचर्स हैं उसकी बेस पे कंपेयर कर रहे हैं। चौथे स्टेप में आप क्या करते हैं जी, अ कस्टमर बाइज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू हिज एवेल्यूएशन। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो जो बेस्ट अवेलेबल ब्रांड है, प्रोडक्ट है, उसे आप यूजुअली बाय करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल में आपने जो लैपटॉप है कंपेयर किए मुख्तलिफ़ ब्रांड्स, उसमें से आपको HP लैपटॉप जो है वो सबसे अच्छा लगा, वो आपने बाय कर लिया। लास्ट स्टेप जो है डेट इज़ रिलेटेड टू कस्टमर्स एक्सपीरियंस, यानी कस्टमर ने एक प्रोडक्ट ख़रीदी, उसे इस्तेमाल किया, अब उस प्रोडक्ट के साथ उसका जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का रहा। एंड दिस इज़ वेरी क्रूशल बिकॉज के इसका ताल्लुक जो है वो लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशंस के साथ है। अगर एक कस्टमर ने प्रोडक्ट यूज़ की और उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, वो सेटिस्फाइड है, तो वो आइंदा भी उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेगा और दूसरों को भी रिकमेंड करेगा, यानी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करेगा।
और अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो ना सिर्फ ये कि आइंदा वो उस प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करेगा ख़रीदारी के लिए, बल्कि वो दूसरों को भी इससे इस्तेमाल करने से रोकेगा, यानी नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है वो यूज़ करेगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक स्टेप होता है, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप आपके डेवलप होंगे या नहीं होंगे। मिसाल वही है जी कि आपने HP लैपटॉप ख़रीदा था, अब अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप आइंदा भी उसे ख़रीदना चाहेंगे और अपने जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या दूसरे लोग हैं, उनको भी रिकमेंड करेंगे। लेक्चर के लास्ट में हम देखेंगे कि जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बाइंग डिसीजन किस तरह से होती है। तो स्क्रीन पे आपके सामने दो मॉडल्स हैं, एक तो अडॉप्शन प्रोसेस दिखाया गया है, दूसरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या PLC है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप पहले भी पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि इसकी 4 स्टेजेस हैं: इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। नीचे टाइम दिखाया गया है और वर्टिकल एक्सिस पे सेल्स दिखाई गई हैं, यानी विद टाइम जब आप किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है तो सेल्स कम होती हैं, फिर ग्रोथ जो है वो होती है, सेल्स बढ़ जाती हैं, कुछ वक्त गुजर चुका है, मज़ीद वक्त गुजरता है तो सेल्स और ज़्यादा हो जाती हैं और इनफैक्ट वो अपनी पीक पे पहुंच जाती हैं, जिसे मैच्योरिटी कहते हैं। और उसके बाद सेल्स में कमी आना शुरू हो जाती है, जिसे आप डिक्लाइन फेज़ कहते हैं। ये जो अडॉप्शन प्रोसेस है इसका और PLC का आपस में एक लिंक है। अडॉप्शन प्रोसेस से मुराद है कि किस फेज़ में कितने ज़्यादा कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। तो देखें, जब आप प्रोडक्ट को नया नया इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी उसकी PLC में इंट्रोडक्टरी स्टेज है, तो उसको ख़रीदने वाले लोग बहुत कम होंगे। और यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 2.5% लोग हैं जो उसे ख़रीदेंगे। इन कस्टमर्स को हम इनोवेटर्स कहते हैं। यानी नीचे अगर आप टेबल में भी देखें तो दोनों मॉडल्स को कंपैरिजन इनका जो है वो किया गया है। तो PLC की जो इंट्रोडक्टरी स्टेज है उसका ताल्लुक एडॉप्शन प्रोसेस के इनोवेटर्स के साथ है। अच्छा, जब कुछ सेल्स शुरू हो जाती हैं तो फिर अर्ली अडॉप्टर्स आ जाते हैं जो कि 13.5% होते हैं। ये वो लोग हैं जो शुरू में तो बहुत चंद लोग थे ना जिन्होंने ख़रीदा, और चूँकि यूजुअली अगर वो लग्जरियस प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी तो कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा ऐसा लोग उसे बाय करना शुरू करते हैं, वो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। और उसके बाद फिर अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी आ जाती है जो कि कस्टमर्स का सबसे बड़ा चंक होती है, और कंबाइंडली ये 68% ऑफ मार्केट होते हैं। और फाइनली लैगर्ड्स आ जाते हैं जो कि सबसे एंड पे ख़रीदते हैं, जब ये देखते हैं कि प्रोडक्ट बड़ी कॉमन हो चुकी है, हर बंदा जो है वो ख़रीद रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सोचते हैं कि हमें भी ख़रीद लेनी चाहिए, तो 16% जो है वो लैगर्ड्स होते हैं। ये जो स्टेजेस हैं इनका आपस में लिंक नीचे टेबल में दिखाया गया। मैंने आपको बताया कि इनोवेटर्स का ताल्लुक इंट्रोडक्टरी स्टेज के साथ हो सकता है। जो ग्रोथ फेज़ ऑफ PLC है, इसमें एक तो अर्ली अडॉप्टर्स आ जाएंगे अडॉप्शन प्रोसेस के, और कुछ पार्ट जो है वो अर्ली मेजॉरिटी का भी आ जाएगा। फिर PLC में जो मैच्योरिटी फ़ेज़ है उसमें कुछ पार्ट अर्ली मेजॉरिटी का आ जाएगा, और जो लेट मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो भी आ जाएंगे इसमें। और फाइनली जो डिक्लाइन फेज़ है PLC का, उसमें अडॉप्शन प्रोसेस के जो लैगर्ड्स हैं 16% कस्टमर्स, वो आ जाएंगे। तो यूँ अडॉप्शन प्रोसेस को और PLC को आप लिंक कर सकते हैं सेल्स और कस्टमर्स की तादाद के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो के हैंडआउट्स का लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू।